नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। 12 सीटों की इस लड़ाई में बीजेपी के 10 धुरंधर सिकंदर बनने की तैयारी में है। इस बीच बीजेपी को क्या उम्मीदें हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आज विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कराया है। इस नामांकन में एक नाम गुजरात कैडर के आईएएस अरविंद कुमार शर्मा की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अरविंद कुमार शर्मा को आज एमएलसी पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कराया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक अहम जिम्मेदारी भी उनको दी जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं 2001 से 2020 तक गुजरात कैडर में आईएएस के रूप में काम करने वाले अरविंद कुमार शर्मा को जल्दी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। समय से पहले रिटायरमेंट लेकर और हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले गुजरात कैडर के आईएएस ए.के. शर्मा एमएलसी के मैदान में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नामांकन भरने के साथ ही अब ए.के. शर्मा ने विधान परिषद में अपनी सीट पक्की करने की तैयारी कर ली। ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आए ए.के. शर्मा को एमएलसी बनाने की तैयारी के बीच अब ए.के. शर्मा के परिवार में भी खुशी की लहर है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए अरविंद कुमार शर्मा के जो भाई हैं अरुण कुमार शर्मा वो मौजूद हैं। अरुण जी, आपने क्या उम्मीद जताई थी कि ब्यूरोक्रेट से कभी राजनीति में भी आपके भाई आएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। हम लोगों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोग उस बैकग्राउंड से बिलोंग भी नहीं करते, तो कभी दूर दूर तक हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था। निश्चित तौर पे ये पार्टी की महानता कही जाएगी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की महानता कही जाएगी कि उन्होंने अपने एक ईमानदार अधिकारी पे इतना बड़ा फेथ किया है, इतना बड़ा विश्वास किया है। तो दायित्व तो काफ़ी बढ़ गया है, जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई हैं कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है और आप लोगों का सहयोग और समर्थन भी अपेक्षित है उसमें। सर, पूरी अपनी नौकरी उन्होंने गुजरात में बिताई, गुजरात के बाद वो दिल्ली में रहे जी। अब उत्तर प्रदेश में वो राजनीति में उनका एक नया स्वरूप आ रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए आप तैयार हैं? अब चुनौतियां तो बड़ी हैं, निश्चित तौर पे चैलेंजेस हैं काफ़ी, लेकिन ये है कि भाई साहब की काबिलियत पे भी विश्वास है और निश्चित तौर पे माननीय श्री मोदी जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी काबिलियत पे विश्वास जताते हुए ही उनको यहाँ पे भेजा है। तो उम्मीद होगी कि हम लोग इस पे खरे उतरेंगे। यूपी की चुनौतियों से निपटने की तैयारी के साथ ही ए.के. शर्मा को पार्टी में नई जिम्मेदारी देने की तैयारी की गई है। एमएलसी के दाव में जोर आजमा रहे ए.के. शर्मा एक बार नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या लगता है, नई पारी की शुरुआत है ये आपके भाई की, बड़े भाई की? निश्चित तौर पे ये जो एक विश्वास जताया गया है, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, तो एक नई पारी की शुरुआत तो है। जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं, काम बहुत करना है। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने देर कर दी उनको लाने में यूपी, क्योंकि 2022 में चुनाव भी होने हैं? नहीं, ये देर तो कभी नहीं होती है। हर एक चीज़ का एक प्रारब्ध होता है, समय होता है। तो देर तो मैं नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, अभी जिन लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम पहले भी काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि देर कर दी है। आज काफी लंबा काफिला देखने को मिल रहा है, काफी लंबा काफिला नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड होते हुए, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और इतने लोग का काफिला कैसे? एक्चुअली भाई साहब की जो एक छवि है, उनको नॉर्मली एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना गया। तो हमारी समाज में जो एक धारणा होती है कि नॉर्मली जो ईमानदार होता है वो बहुत ही सख्त छवि का होता है। एमएलसी चुनाव के मैदान जंग में बीजेपी की तरफ से अश्विनी त्यागी भी ताल ठोक रहे हैं और चुनावी गणित के हिसाब से जीत की पूरी उम्मीद के साथ मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का और राष्ट्र के नेतृत्व का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकर्ताओं को सामाजिक समीकरणों के हिसाब से भी सम्मान दिया है, मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा। एमएलसी के चुनावी मैदान में बीजेपी के सिपाही बनकर गोविंद नारायण शुक्ला भी मैदान में हैं। पर्चा भरा जा चुका है और जीत की पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज कार्यकर्ता के नाते मुझे विधान परिषद में भेजने का काम किया है। संगठन के दायित्व के साथ सरकार के जो कार्य हैं, उन कार्यों को हम लोग और अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे
और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है। आज कार्यकर्ता के नाते मुझे अवसर मिला है। मैं अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को आभार देना चाहता हूं और ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा के रूप में काम किया है। आने वाले समय में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में उपचुनाव से लेकर आज तक जिस प्रकार से वातावरण है, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी, योगी जी की विश्वसनीयता और माननीय स्वतंत्र देव जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन बंसल जी की जो कार्य क्षमता, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में हम 403 विधानसभाओं के लक्ष्य लेकर के काम करेंगे। 10 चेहरों के साथ उतरी बीजेपी के 9 उम्मीदवारों का रास्ता साफ है और सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी आसानी से अपने 10वें उम्मीदवार की नैया भी पार लगा ले जाएगी। इस बीच AK शर्मा की एंट्री से बीजेपी में नई सुगबुगाहट भी नजर आने लगी है। सूत्रों के अनुसार खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल विस्तार में अरविंद कुमार शर्मा को एक अहम भूमिका के रूप में अहम पद पर बैठाने की भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रखी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अरविंद कुमार शर्मा, जो कि बेदाग छवि के ईमानदार IAS कैडर के रूप में जिन्होंने काम किया है, वो उत्तर प्रदेश में किस अहम पद पर बैठाए जाते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी को उनको किसी पद पर बैठाने के बाद कुछ 2022 के चुनाव में या पंचायत चुनाव में फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुश्ताक साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और चुनावी गणित और संख्या बल के आंकड़े साफ है। 10 सीटों पर बीजेपी एक तरह से पूरी तैयारी कर चुकी है और अपने सभी उम्मीदवार को जीत तक ले जाने के लिए वो तैयार है। इस बीच MLC चुनाव के साथ यूपी बीजेपी में कुछ बदलाव भी नजर आने वाले हैं और MLC चुनाव के बचे हुए धुरंधर और उम्मीदवारों की जोर आजमाइश के बीच नामांकन में क्या कुछ रहा, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे स्वतंत्र देव सिंह को भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के उम्मीदवार के तौर पर दूसरी बार नामांकन दाखिल कराया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एक बार पहले भी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, तो वही दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद में नामांकन दाखिल कराया है और उनको विधान परिषद भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। यूपी बीजेपी का जाना माना चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के बड़े धुरंधर स्वतंत्र देव सिंह MLC के रण में अपनी ताल ठोक रहे हैं। MLC चुनाव में दूसरी बार दांव खेल रहे स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के उन 10 धुरंधरों में से हैं जिनको इस बार सिकंदर बनाने की योजना पार्टी ने तैयार की है। जी, पार्टी ने दोबारा जिम्मेदारी आपको दी है, क्या कहना चाहेंगे? केंद्रीय नेतृत्व को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम जैसे कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है और मैं पूर्ण नेतृत्व का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम लोग भी MLC के चुनावी रण के लिए बीजेपी के धुरंधरों की लिस्ट में सुरेंद्र चौधरी का भी नाम है। नामांकन के साथ ही सुरेंद्र चौधरी अब इस उम्मीद के साथ हैं कि हर हाल में उनको जीत का स्वाद मिलने वाला है। MLC पद के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी जी, क्या तैयारी है इस बार, क्या लगता है जीत कर आएंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है, चाहे त्रिस्तरीय चुनाव रहे चाहे 2017। भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण तरीके 2017 से लेके अभी 21 फिर 22 कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एकदम चुनाव लड़ने के लिए और हमारे कार्यकर्ता हमेशा कमर करते हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा सफल रहेंगे। चुनाव हम लोग की जीत है, बाकी कहीं कोई पार्टी है नहीं। रणनीति हम लोग हमेशा तय संगठन तरीके से पूरा काम हो रहा है बूथ स्तर पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं, आप लोग ने 10, आपके 10 उतरे हैं। समाजवादी पार्टी एक अंकों की गणित की बात करें तो समाजवादी पार्टी एक जीत के आ रही है, एक कैसे जीतेगी, क्या समर्थन करेंगे आप लोग? हम लोग कहे समर्थन करेंगे, 10 हमारे पूर्ण तरीके से जीते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी वो जाने, उनसे पूछिए सपा बसपा वाले क्या करते हैं क्या नहीं, कोई मतलब नहीं मेरी समझ में आता है। MLC चुनाव में संख्या बल के सहारे बीजेपी आराम से जीत की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ ही बीजेपी का प्लान 2022 भी तैयार है और पूरी ताकत के साथ MLC चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी आने वाले समय में भी जीत की पूरी दावेदारी कर रही है। आगे की तैयारी सब ठीक है। 22 आपके 21 में त्रिस्तरीय चुनाव होगा, उसके बाद 22 तैयारी हो, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी के। 24 में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये थे सुरेंद्र चौधरी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगे की रणनीति हमारी मजबूत है और आगे की हम कहीं ना कहीं चुनाव जीतेंगे। और साफ तौर पे जो हमारी रणनीति की बात करें तो 2022 से लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर भी हमारी रणनीति मजबूत है और हम जल्दी कहीं ना कहीं जीत कर आएंगे। MLC चुनाव में बाजी आजमाने के लिए बीजेपी के धनवीर प्रजापति भी चुनावी मैदान में हैं
और एक सामान्य कार्यकर्ता से एमएलसी की उम्मीदवारी तक सफर करने वाले धनवीर प्रजापति पार्टी का पूरा आभार भी जता रहे हैं। धनवीर जी, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि आज नामांकन आप लोग दाखिल कर दिया, क्या तैयारी है? देखिए, आभार व्यक्त करूंगा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और हम पहले तो बहुत सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है निष्ठापूर्वक निर्वहन किया, आगे भी निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। और केंद्र प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको धरातल तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान हम लोग देंगे और संपूर्ण समर्पित भाव से पार्टी के निष्ठा के लिए काम करेंगे। जो भी निर्देश होगा वो काम करेंगे। क्या लगता है 10 सीट जीत कर आएंगे? इसमें संशय कहाँ है, 100%। यूपी बीजेपी के जाने माने चेहरे सलील बिश्नोई भी एमएलसी के रण में विजय पताका फहराने के लिए बढ़ चले हैं। देखिए, हम लोग पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। पार्टी जो हमें निर्देश देगी उसको हम पूर्ण करेंगे। पार्टी हमें जिस भूमिका में रखना चाहेगी उस भूमिका में रहेंगे। हम लोग निरंतर पार्टी की सेवा में, पार्टी के निर्देशों पर तैयार रहते हैं। आगे भी पार्टी जो कहेगी हम उसके आधार पर काम करेंगे। संख्या बल और चुनावी गणित के लिहाज से बीजेपी का रास्ता साफ है। समाजवादी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार की राह में रोड़े हैं और निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी गणित पर अपना असर डाल सकते हैं। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी की नजर दूसरी पार्टियों को लुभाने पर रहने वाली है। देखो, बीजेपी ने जो 9 सीटें तो लगभग बीजेपी की क्लियर हैं। जो एक सीट है जिसपे मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के जो महापंडित हैं बीजेपी का जो गणित बनाने में जो लगे हुए हैं, उन्होंने एक सीट एक्स्ट्रा इसलिए रखी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी के विधायक लगभग 18 उत्तर प्रदेश में हैं, कांग्रेस के भी हैं, निर्दलीय भी कुछ विधायक हैं। ऐसे छोटे छोटे और भी दल हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी। यदि ऐसी पार्टियों का समर्थन बीजेपी को मिल जाता है तो मुझे लगता है कि 10वीं सीट बीजेपी की आसानी से निकल जाएगी। 10 सीटों पर एमएलसी का दांव खेल रही बीजेपी के लिए आगे के रास्ते साफ हो चुके हैं। साथ ही 10 सीटों पर जिस समीकरण के साथ बीजेपी ने अपने मोहरे उतारे हैं उसका असर लंबे समय के बाद नजर आएगा। इस बीच एमएलसी के रण में स्वतंत्र देव सिंह पर फिर दांव खेलने वाली बीजेपी के आने वाले वक्त में भी इस समीकरण को भुनाने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह का भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा विधान परिषद में सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल कराया है, क्या आने वाले समय में स्वतंत्र देव सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी कोई अहम जगह देने वाली है? कैमरा पर्सन मुश्ताक साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ।